मैं आपको ना एक राज की बात बताता हूँ, आपको शायद पता नहीं होगी वो बात। टाइम शीट का डंडा, एक टाइम शीट का डंडा होता है जो कि कंपनी जानबूझकर इंप्लीमेंट करती है। कभी भी किसी भी टीम के अंदर चले जाओ, आपको ना एक विलन मिलेगा वहां पे। विलन जो मूवी के अंदर होता है ना, 26-year-old गर्ल चार्ट अकाउंटेंट एना सेबेस्टियन डेड ड्यू टू द एक्सेसिव वर्क प्रेशर। आपने न्यूज जरूर सुनी होगी और आपको ऑलरेडी पता होगा कि काफी कैसे क्या हुआ है, जिसमें एक्सेसिव वर्क प्रेशर की वजह से 2023 में उन्होंने सीए क्लियर किया। मार्च 2024 में उन्होंने एक कंपनी को ज्वाइन किया। 4 महीने तक उनको काफी एक्सेसिव वर्क प्रेशर के थ्रू काम करना पड़ा, जिसकी वजह से उनके हेल्थ इश्यूज और मेंटल इश्यूज हो गए और हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया कि उनका स्लीप साइकिल और एंजाइटी, मेंटल इश्यूज सब कुछ डिसबैलेंस हो गए थे एक्सेसिव वर्क प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से उनके जो ब्लड प्रेशर था, ईसीजी रिपोर्ट्स थी, वो सब ये बता रही हैं कि उनकी बॉडी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से उनको कार्डियक अरेस्ट वगैरह कुछ आया और उनकी डेथ हो गई है। और उनकी मदर ने एक बहुत बड़ा लेटर लिखा है जिस पर उन्होंने काफी ब्यूटीफुली डिजाइन किया है, काफी एक्सप्लेन किया है कि कैसे उनकी बेटी को ज्यादा काम के प्रेशर की वजह से गो थ्रू होना पड़ा, कैसे उनके हेल्थ इश्यूज आए और जिसकी वजह से उनकी बेटी की डेथ हो गई है। उन्होंने अपनी माँ के दर्द को भी बयां किया है और वो चाहती हैं कि इसके ऊपर एक ऐसी डिबेट शुरू हो सोशल मीडिया के ऊपर या बाकी सब लोगों के ऊपर, और कंपनी के अथॉरिटीज भी इस चीज को एड्रेस करें कि कैसे एक वर्क एक्सेसिव वर्क प्रेशर की वजह से एक लड़की की डेथ हो जाती है, ताकि किसी और घर के बच्चे को इस चीज के गो थ्रू ना होना पड़े। हम इस वीडियो के ऊपर जो मिडिल क्लास के ऊपर जो बेसिकली ये जो हमारी चैनल है इसके ऊपर जो वीडियोस डेडिकेटेड रहती है, हम इसके ऊपर ये बात करने वाले हैं कि कैसे कंपनीज स्ट्रेटेजिकली टॉक्सिक वर्क कल्चर जानबूझकर बनाती हैं, कैसे आपको प्रेशराइज किया जाता है कि आप जानबूझ के आप ओवर डिलीवर करो, आप ज्यादा घंटे काम करो। वो एक कंपनी की अपने आप में अपने एम्प्लॉय से काम करवाने की स्ट्रेटेजी होती है और कैसे आप इस चीज से बच सकते हो। और एक अलग नौकरी की प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे उस पर कड़वा सच भी बोलेंगे और उसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे ताकि आपका लाइफस्टाइल बेटर हो उसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम शीट का डंडा, एक टाइम शीट का डंडा होता है जो कि कंपनी जानबूझकर इंप्लीमेंट करती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज प्रेशर में रहते हैं और उनको ज्यादा ओवर डिलीवर करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक स्ट्रेटेजी भी है। स्ट्रेटेजी कैसे कि एक वीक होता है जिसमें आपको लिखना होता है कि आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपने किस दिन आपने कितना काम किया है, किस चीज पर काम किया और कितने घंटे काम किया है, वो आपको वहां पर लिखना होता है। और आप मंडे टू फ्राइडे आप वहां पर अपने नंबर ऑफ आवर्स और जो आपने क्या काम किया है वो वहां पर रिपोर्टिंग होती है। तो कहीं ना एम्प्लॉय के माइंड में रहता है कि यार मुझे अपनी टाइम शीट भी भरनी है, अदरवाइज अगर मैंने काम नहीं किया तो, अगर मैंने डिलीवर नहीं किया तो मैं वहां पर क्या लिखूंगा। तो इस तरह की चीजें, एक प्रेशर वहां पर कंपनीज के एम्प्लॉयज के ऊपर होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि टाइम शीट का जो सबसे बड़ा जो डंडा, मैंने आपको ये बोला ना, ये डंडा मैंने वर्ड क्यों यूज किया है, इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब एम्प्लॉयज के ऊपर एक्सेसिव वर्क प्रेशर होता है तो वो सैटरडे संडे भी काम करते हैं। वो कंपनीज तो वैसे कहती है कि भी हम 8 घंटे काम करवा रहे हैं, लेकिन 8 घंटे के अलावा भी ओवर टाइम वो जो प्रोफेशनल्स हैं वो लोग कर रहे होते हैं। लेकिन उनके जो मैनेजर्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि टाइम शीट के अंदर आप सिर्फ 8 घंटे डालना। ये मैनेजर्स खुद कॉल करके उनको बोल रहे होते हैं कि आप मंडे टू फ्राइडे आप सिर्फ वहां पर 8 घंटे डालो, मतलब 8 घंटे से ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए वहां पे, ठीक है। और अगर कोई इंप्लॉय सैटरडे संडे को काम कर रहा है तो वो उसकी कोई रिपोर्टिंग ही नहीं है, वो लीव्स में काउंट हो जाता है। तो अगर देखा जाए कि एक कंपनी आपसे मंडे टू फ्राइडे भी काम करा रही है, सैटरडे संडे भी आपको वीकेंड्स में एक्सेसिव वर्क प्रेशर की वजह से, क्योंकि डेडलाइंस होती है उनको मीट करना होता है, तो अगर सैटरडे संडे भी अगर आप उस चीज को काम कर रहे हो लेकिन आप टाइम शीट में वहां पर रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर कोई आकर उस टाइम शीट को देखेगा तो ये लगेगा कि सैटरडे संडे वो लीव पर है और मंडे टू फ्राइडे काम किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसने मंडे टू लेकर संडे तक काम किया होता है। और अगर उसने कोई ओवर टाइम किया होता तो उसकी भी रिपोर्टिंग नहीं होती है। तो ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा जाल है और जो प्रेशर है जो कि एम्प्लॉयज पर बनाया जा रहा है, और इसकी वजह से उनको ओवर डिलीवर करना पड़ा है, ज्यादा काम करना पड़ा है। तो ये भी अपने आप में कंपनी की एक स्ट्रेटेजी होती है जिसके ऊपर एक मेंटल प्रेशर हमेशा एम्प्लॉय के ऊपर आता है। तो इस वजह से भी एक ये तरीका है ज्यादा काम का। 26-year-old गर्ल चार्ट अकाउंटेंट एना सेबेस्टियन डेड ड्यू टू द एक्सेसिव वर्क प्रेशर। आपने न्यूज जरूर सुनी होगी और आपको ऑलरेडी पता होगा कि काफी कैसे क्या हुआ है, जिसमें एक्सेसिव वर्क प्रेशर की वजह से 2023 में उन्होंने सीए क्लियर किया। मार्च 2024 में उन्होंने एक कंपनी को ज्वाइन किया। 4 महीने तक उनको काफी एक्सेसिव वर्क प्रेशर के थ्रू काम करना पड़ा, जिसकी वजह से उनके हेल्थ इश्यूज और मेंटल इश्यूज हो गए और हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
ये बताया कि उनका स्लीप साइकिल और एंजाइटी, मेंटल इश्यूज सब कुछ डिसबैलेंस हो गए थे एक्सेसिव वर्क प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से उनके जो ब्लड प्रेशर था, ईसीजी रिपोर्ट्स थी, वो सब ये बता रही है कि उनकी बॉडी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से उनको कार्डियक अरेस्ट वगैरह कुछ आया और उनकी डेथ हो गई है। और उनकी मदर ने एक बहुत बड़ा लेटर लिखा है जिस पर उन्होंने काफी ब्यूटीफुली डिजाइन किया है, काफी एक्सप्लेन किया है कि कैसे उनकी बेटी को ज्यादा काम के प्रेशर की वजह से गो थ्रू होना पड़ा, कैसे उनके हेल्थ इश्यूज आए और जिसकी वजह से उनकी बेटी की डेथ हो गई है। उन्होंने अपनी माँ के दर्द को भी बयां किया है और वो चाहती हैं कि इसके ऊपर एक ऐसी डिबेट शुरू हो सोशल मीडिया के ऊपर या बाकी सब लोगों के ऊपर, और कंपनी के अथॉरिटीज भी इस चीज को एड्रेस करें कि कैसे एक एक्सेसिव वर्क प्रेशर की वजह से एक लड़की की डेथ हो जाती है, ताकि किसी और घर के बच्चे को इस चीज के गो थ्रू ना होना पड़े। हम इस वीडियो के ऊपर जो मिडिल क्लास के ऊपर जो बेसिकली ये जो हमारी चैनल है इसके ऊपर जो वीडियोस डेडिकेटेड रहती है, हम इसके ऊपर ये बात करने वाले हैं कि कैसे कंपनीज स्ट्रेटेजिकली टॉक्सिक वर्क कल्चर जानबूझकर बनाती हैं, कैसे आपको प्रेशराइज किया जाता है कि आप जानबूझ के आप ओवर डिलीवर करो, आप ज्यादा घंटे काम करो। वो एक कंपनी की अपने आप में अपने एम्प्लॉय से काम करवाने की स्ट्रेटेजी होती है और कैसे आप इस चीज से बच सकते हो। और एक अलग नौकरी की प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे उस पर कड़वा सच भी बोलेंगे और उसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे ताकि आपका लाइफस्टाइल बेटर हो उसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा ओवरवर्क करवाने का जो तरीका है वो ये है कि अनरियलिस्टिक टारगेट्स देना। अनरियलिस्टिक टारगेट्स देना, मैं आपको ना एक राज की बात बताता हूँ, आपको शायद पता नहीं होगी वो बात। क्या होता है कि बैंक्स होते हैं या फिर जो लोग सेल्स टीम में ज्यादा काम कर रहे होते हैं, टॉप मैनेजमेंट ना स्ट्रेटेजी बना रहा होता है कि अगर एक एम्प्लॉय ने ये वाला टारगेट मीट कर लिया तो उसको इतना इंसेंटिव मिलेगा, ये वाला टारगेट अचीव कर लिया तो उसको ये इंसेंटिव मिलेगा, ये वाला टारगेट अचीव कर लिया तो ये इंसेंटिव मिलेगा। तो पूरा एक स्लैब रेट बनाया जा रहा होता है। लेकिन उनके बीच में बैठकर ये भी डिस्कशन हो रहा होता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि बैंक्स में अगर किसी कलीग को ये टारगेट दिया गया है कि आपको 100 अकाउंट्स ओपन करवाने हैं एक महीने के अंदर, 100 अकाउंट्स ओपन करवाने। तो अगर उसको ये टारगेट दिया जा रहा है ना कि उसको 100 अकाउंट्स ओपन करवाने हैं, तो लेकिन अंदर जो रियल टारगेट होता है ना वो 70 या 60 का होगा। आपको हमेशा जो टारगेट है वो एक लेवल से बढ़ाकर दिया जाता है, ताकि अगर ये माना जाता है कि आप 100 तो अचीव नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपको 100 देंगे तो आप कम से कम 70, 80 या 60 के आसपास तो पहुंचोगे। अगर आपको 60 या 70 टारगेट दे दिया तो आप तो फिर 100 तो कभी पहुंच नहीं पाओगे। 60 या 70 टारगेट दे दिए तो आप 40 या 30 अचीव करोगे। तो इस वजह से भी आपको जो टारगेट्स दिए जाते हैं ऐसे अनरियलिस्टिक टारगेट्स दिए जाते हैं कि आपके माइंड के ऊपर प्रेशर रहे, ताकि मतलब जो रियल टारगेट होता है उससे एक लेवल ऊपर बढ़ाकर दिया जाता है, ताकि आप वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। लेकिन वहां तक पहुंचने की कोशिश में आप ये वाला तो एटलीस्ट अचीव कर ही लो, लेकिन ये वाला अचीव करने की वजह से इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिससे उसकी फैमिली इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, मेंटल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि वो बहुत लंबे टाइम तक काम ही नहीं कर पाता। इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि उसकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ जो है वो इफेक्ट होती है। टॉक्सिसिटी एम्ब्रेस करने का एक तरीका और भी है जिसमें यह है डेडलाइंस का खेल। डेडलाइंस का पूरा माया जाल होता है। डेडलाइंस का खेल कैसे होता है? हर चीज की डेडलाइन होती है। डेडलाइन मतलब डेड हो जाओगे अगर ये चीज मीट नहीं हुई तो, मतलब पता नहीं क्या सिर पे हर चीज की एक अर्जेंसी क्रिएट की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हो तो इसकी ये वाली डेडलाइन थी, अगर वो एक दिन से भी लेट हो गया तो ऐसा लगता है पता नहीं दुनिया क्या खत्म हो जाएगी, पता नहीं क्या ही मतलब बवाल हो जाएगा। कुछ चीजों की जेन्युइन डेडलाइंस होती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर चीज की डेडलाइंस को इतना ज्यादा आप मतलब ओवरवेलम कर देते हो, इतना ज्यादा आप उसको मतलब माइंड के ऊपर चढ़ा देते हो, जिसकी वजह से एक मेंटल प्रेशर अलग से क्रिएट होता है कि अगर आपकी डेडलाइंस मीट नहीं हो पा रही हैं तो भी वहां पर एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि यार मैंने ये वाला काम इस टाइम करके नहीं दिया तो मुझे सुनने को मिल जाएगा, या फिर मेरी जॉब खतरे में आ जाएगी, या फिर मुझे पीआईपी में डाल देंगे। तो ये भी एक तरीका होता है कि डेडलाइंस एक सेंस ऑफ अर्जेंसी हमेशा क्रिएट करना, क्योंकि ये माना जाता है कंपनीज के अंदर कि बिना अर्जेंसी सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट किए कोई काम करके देगा ही नहीं टाइम पे, सब लोग टाइम पास करते रहेंगे। तो ये डेडलाइंस का जो खेल है ये भी एक काम करवाने के तरीके होते हैं। अगर देखा जाए कि अगर उस डेडलाइन में वो काम नहीं हुआ तो वो कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि आपका क्लाउड बर्स्ट हो गया, कोई बहुत बड़ा जंजाल आ गया,
ऐसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको दिखाया ऐसे जाएगा कि आपने ये डेडलाइन मीट नहीं की है, तो पता नहीं आपने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है, पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी कयामत हो गई है। तो डेडलाइंस भी एक अलग से माइंड पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए और टॉक्सिसिटी को एम्ब्रेस करने के लिए, ज्यादा काम करवाने के लिए यूज किया जाता है। जो हम ओवर टाइम कर रहे होते हैं सैटरडे संडे, या कोई इंप्लॉय और सैटरडे संडे को बैठ के काम कर रहा होता है, उसके पैसे तो उसको मिलते नहीं है, तो अब क्या करें कि, या फिर 8 घंटे के अलावा भी जो काम कर रहे हैं उसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं होती है। तो इस तरीके से उसकी नंबर ऑफ आवर जो ओवर टाइम है उसकी रिपोर्टिंग में नहीं है। सैटरडे संडे को भी आप काम कर रहे हो, लेकिन रिकॉर्ड्स में दिखाया जा रहा है कि आप छुट्टे पे हो और 8 घंटे से आपसे ज्यादा काम नहीं करवाया जाता। तो ये एक कंपनीज की एक जो स्ट्रेटेजी रहती है ओवरवर्क करवाने के लिए, जिससे प्रेशर बिल्डअप होता है। एक दूसरा तरीका और बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है। कंपनी के एक जो विद इन द टीम होती है ना, एक विलन आपको जरूर मिलेगा। आप कभी भी किसी भी टीम के अंदर चले जाओ, आपको ना एक विलन मिलेगा वहां पे। विलन जो मूवी के अंदर होता है ना, जो हमेशा हीरो के जो एक्टर होता है उसकी नाक में दम किया रहता है, तो आपको रियल लाइफ में भी एक विलन मिलेगा कि आप किसी भी टीम के अंदर अगर काम कर रहे हो जो कि उस टीम के अंदर एक टॉक्सिसिटी बनाकर रखता है, उसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या होती है, चलो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अब मान लीजिए कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वो एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट है, उसके अंदर उसके ऊपर कम से कम 30 लोग काम कर रहे हैं। तो उस 30 लोगों को काम करने के लिए आप ये समझ लीजिए कि 3 मैनेजर्स वहां पे अपॉइंट है, यानी कि जो सबसे हायर ऑफिशियल है, 3 मैनेजर्स हैं जो कि उस 30 लोगों की टीम को मैनेज कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि कंपनीज के ऊपर ना दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि एक तो टॉक्सिक वर्क कल्चर हम प्रमोट नहीं करते, एक तो उनको ये दिखावा करना है, दूसरा उनसे काम भी करवाना है। लेकिन कंपनीज ये भी मानती है कि जब एम्प्लॉय से तब तक हम काम नहीं करवा सकते जब तक कि उनके शरीर में थोड़ा डर ना हो, जब तक उनके मन में थोड़ा डर ना हो कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। तो इसलिए टॉक्सिक वर्क कल्चर वो इनडायरेक्टली प्रमोट करते हैं। तो वो क्या करेंगे कि जो टॉप मैनेजमेंट होगा वो 3 मैनेजर्स को बुलाएगा और 2 मैनेजर्स बुलाएगा, उसमें से एक मैनेजर को बोलेगा कि आपको इस टीम का विलन बनना है, आपका आपको सभी सबॉर्डिनेट्स के साथ में स्ट्रिक्ट होकर रहना है, आपको हर चीज में उंगली करनी है, आपको हर चीज में, फॉर एग्जांपल अगर कोई इंप्लॉय लीव नहीं मांग रहा है तो उसको आप इतना टॉक्सिक बना दो कि आप कभी कि वो लीव ही ना ले पाए। इस तरीके होते हैं अपने अपने। और बाकी जो दूसरे जो 2 मैनेजर्स होते हैं उनके पास भी सेम पावर्स होती हैं, लेकिन उनको ये बोला जाता है कि आप स्ट्रिक्ट नहीं होगे, आप नॉर्मल रहो। यहां तक कि आप भी, जो आपका जो विलन मैनेजर है ना, उसकी बात मानना, इसके अगेंस्ट मत बोलना, बस चुप रहना और कुछ मत बोलना, आप अच्छे बन के रहो, ताकि विद इन द टीम एक ये बात फैली रहे कि जो विलन मैनेजर है ना वो तो ये बेकार है, बाकी दो लोग अच्छे हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है ताकि 30 लोगों से काम करवाया जा सके, और वहां पर वो एक जो मैनेजर होता है वो टॉक्सिसिटी को एम्ब्रेस कर रहा होता है और उसी की पूरी टीम में चल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर एम्प्लॉय ने कुछ छुट्टी मांगी तो वो बोलेगा कि नहीं यार छुट्टी नहीं चाहिए, आप इस सीनियर मैनेजर को मेल करो, आप उससे लीव लेके आओ, आप इससे अप्रूवल लेके आओ, तो आपको वो लीव ही नहीं मिल रही होगी। सेम अगर आप वर्क फ्रॉम होम मांगोगे तो आपको वर्क फ्रॉम होम भी नहीं मिल रहा होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपकी घर में कोई इस तरह के इश्यूज हैं या कोई प्रॉब्लम है, या कंपनी में आप लेट ज्वाइन करना चाहते हो, तो वो आपसे 10 तरह के सवाल करेगा कि भाई आप कहाँ थे, इतने बजे क्यों आए, आपका ये प्रोजेक्ट छूट गया। अगर आपने सिक लीव भी ले ली तो उसके लिए भी आपको मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाने के लिए बोलेगा कि भाई आप एक दिन बीमार थे तो आपका मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है। आपको अगर वर्क फ्रॉम होम चाहिए तो उस पर 20 सवाल हो जाएंगे कि वर्क फ्रॉम होम क्यों चाहिए, कंपनी के अंदर ये आना है। और अगर आपके पास टास्क है तो हर 15 मिनट में आपको मैसेज करके पूछेगा कि भाई आपका काम कितना हो गया। तो एक ये टॉक्सिक वर्क कल्चर या माइक्रो मैनेजमेंट के थ्रू वो विलन मैनेजर जो है वो कंपनीज में पूरी टॉक्सिसिटी फैला देता है, और वो सभी जो 30 लोग होते हैं उससे डर रहे होते हैं कि यार अगर हमने कुछ किया तो ये हमें पीआईपी पे डाल देगा, या फिर ये हमें कॉम्प्लेक्स टास्क देगा, या फिर ये हमारा अप्रेजल नहीं करेगा, हमारा प्रमोशन नहीं करेगा। तो ये एम्प्लॉयज के मन में ये डर बैठ जाता है, तो वो 30 लोग फिर अपना दिन रात सब कुछ भूल कर वो काम करते हैं। तो इस तरीके से टॉक्सिसिटी एम्ब्रेस होती है। 2 मैनेजर्स तो ठीक है, लेकिन एक विलन मैनेजर होता है। तो ये होता है जो भी आपने काम किया है उसका कॉम्पेंसेशन कम मिलना, ये भी एक रीजन होता है कि आपको उतना अप्रेजल नहीं मिलता जितना आपके लिए एक्सपेक्टेड होता है। अब कंपनीज कैसे ज्यादा अप्रेजल या ज्यादा इंक्रीमेंट एम्प्लॉयज को ना देना पड़े और वहां पर मेरा पैसा बच जाए, कैसे उस चीज को स्ट्रेटेजिकली यूज करती है, जरा ये देखते हैं। क्या होता है कि जैसे ही आपका अप्रेजल का टाइम आ रहा होता है ना, फॉर एग्जांपल जैसे मार्च में आपका अप्रेजल होना है, तो मार्च में अगर आपका अप्रेजल होना है तो कंपनीज को पता है कि भाई ठीक है सबका 10% 20% सबका अप्रेजल करना पड़ेगा। तो अब कंपनी उसके 4-5 महीने पहले ना कंपनीज के डायरेक्टर्स या फिर कुछ ऐसे होते हैं, वो लोग ऐसे मीटिंग्स वगैरह करते हैं जिसमें किसी में ये बात बोली जाती है कि यार कंपनी को ना कुछ खास प्रॉफिट हुआ नहीं, कंपनी ने ना इस बार कुछ ज्यादा कमाया नहीं, कंपनी अभी ना लॉस में चल रही है, या कंपनी का प्रॉफिट लास्ट ईयर से बहुत कम हुआ है, इसलिए ना मतलब
इतना इंक्रीमेंट दे नहीं पाएंगे। अब जैसे ही ये डायरेक्टर ये बोलता है कि भाई उतना इंक्रीमेंट दे नहीं पाएंगे, तो सभी अब एम्प्लॉयज के बीच में ना एक चर्चा शुरू हो जाती है। सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, यार इस बार तो इंक्रीमेंट ज्यादा मिलेगा नहीं यार, अब की बार तो क्या होगा यार, अब तो मैं सोच रहा हूँ रिजाइन करने का। मतलब एक तरीके से बातें शुरू हो जाती है कि यार पिछले साल तो 10% इंक्रीमेंट मिला था, इस साल तो ज्यादा मिलेगा ही नहीं, इस साल तो मतलब 10% मतलब नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे। तो इस अभी ना एक गॉसिप स्टार्ट हो गई है। तो फिर क्या होता है कि कंपनीज जब अप्रेजल का टाइम आता है ना, लास्ट ईयर अगर 10% इंक्रीमेंट मिला है, तो एम्प्लॉयज ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इस बार 10% भी नहीं मिलेगा, शायद से 5%, 6%, 7% मिल जाएगा तो ठीक है। लेकिन कंपनीज इंक्रीमेंट इस साल भी 10% दे देती है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि अब एम्प्लॉयज खुश हो जाते हैं। एम्प्लॉयज को क्योंकि उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि डायरेक्टर ने बोल दिया था कि यार कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से इंक्रीमेंट ज्यादा आपकी बार नहीं होंगे। तो एम्प्लॉयज ये सोच रहे होते हैं कि लास्ट ईयर तो हमारा 10% हुआ था, तो इस साल तो हमारा 10% भी नहीं होगा, लेकिन कंपनी 10% दे देती है इस साल। तो एम्प्लॉयज खुश हो जाते हैं कि यार कंपनीज ने कम से कम इतना तो ख्याल रखा है कि जितना इंक्रीमेंट लास्ट ईयर हुआ था उतना ही इंक्रीमेंट इस साल भी किया। तो एम्प्लॉयज खुश हो जाते हैं और एम्प्लॉयज के अंदर प्रॉब्लम भी नहीं होती है, और जो भी एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज हैं इस खुशी की वजह से कंपनीज को जो उनको छोड़ने का जो डिसीजन होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो अगर एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि उनका इंक्रीमेंट 20%, 25% या 15% हो सकता है, तो इन गॉसिप्स की वजह से कंपनीज के जो एम्प्लॉयज हैं वो 10% में ही खुश करवा दिए जाते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है कि कंपनी के पास प्रॉफिट हुआ होता है लेकिन उनको 10% से ज्यादा इंक्रीमेंट ना देना पड़े, इसलिए एक अफवाह, एक र्यूमर फैला दिया जाता है एम्प्लॉयज के बीच में, ताकि उसके गॉसिप स्टार्ट हो जाए और एम्प्लॉयज बहुत कम एक्सपेक्टेशन करने लग जाए, लेकिन हम सेम इंक्रीमेंट दे देंगे जिससे एम्प्लॉयज खुश भी हो जाएंगे और उनको हमें ज्यादा पैसा भी देना पड़ेगा। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी। ज्यादा काम करवाने के लिए एक स्ट्रेटेजी और भी मैनेजर्स लगाते हैं, जिसमें वो यूं करते हैं कि आपको गिल्ट फील करवाएंगे अंदर ही अंदर। भाई तुम तो कुछ काम ही नहीं करते, तुम तो इनएफिशिएंट हो, तुमने ये वाला काम 2 घंटे का था, तुमने 4 घंटे क्यों ले लिए, तुम क्या कर रहे थे 2 घंटे। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, अगर आप ये बोलोगे नहीं नहीं यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई थी, वहां पर वो प्रॉब्लम हो गई, फिर कहोगे नहीं यार तुम तो इनएफिशिएंट हो, तुम तो ठीक से काम कर नहीं पाओगे, यार उसने तो इतने घंटे में काम कर लिया तो तुम इतना टाइम क्यों ले रहे हो। तो इस तरीके से आपको अंदर ही अंदर ना गिल्ट फील करवाया जाएगा कि एक काम 2 घंटे का था, आपने उसको 3 घंटे में या 4 घंटे में कंप्लीट किया। आपको ठीक से काम करना आता ही नहीं है, या फिर आपका माइंड स्लो है, या तो आप इनएफिशिएंट हो। तो इस तरीके से आपके अंदर धीरे धीरे एक गिल्ट भर दिया जाएगा कि ये वाला एम्प्लॉय तो इतनी देर में काम करता है, आप ये वाला काम इतनी देर, आपने इतने टाइम में, आपने ज्यादा टाइम लिया तो आप इनएफिशिएंट हो। तो आप उस काम को करने के लिए तो 4 घंटे ही ले रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, जिस काम को करने के लिए बोला गया कि 2 घंटे हैं, लेकिन आप उस काम को करने के लिए 4 घंटे ही ले रहे हो। लेकिन आप अपनी टाइम शीट में दिखाओगे कि मैंने 2 घंटे काम किया, लेकिन आपने उसको एक्चुअली में 4 घंटे काम किया। तो 4 घंटे वाले काम को उन्होंने 4 घंटे में करवाकर आपसे 2 घंटे के पैसे आपको दे दिए। आप समझ रहे हो कि पैसे आपको 2 घंटे के मिले, लेकिन आपने वहां पर 4 घंटे ओवर टाइम लगाकर आपने उस चीज को काम किया। और वो आपने 4 घंटे ओवर वर्क क्यों किया? क्योंकि आपके अंदर एक गिल्ट था कि यार मैं ही इनएफिशिएंट, मुझे ही नहीं आता है, मेरा ही माइंड स्लो है, बाकी सब लोगों का आईक्यू अच्छा है, वो अच्छे से काम कर लेते हैं फटाफट, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरा ही टाइम मैनेजमेंट या मेरी ही इनएफिशिएंसी जिसकी वजह से मेरा टाइम कंप्लीट पे नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मेरा काम टाइम पे कंप्लीट नहीं होता। तो ये भी एक ओवरवर्क कराने का अपने आप में एक तरीका है। ये सारे जो तरीके मैंने आपको बताए हैं वो मैंने इसलिए बताया कि कहीं ना कहीं ये जो एक स्ट्रैटेजी होती है, एक मेंटल स्ट्रैटेजी होती है, जिससे मैन फोर्स से काम करवाया जाता है, जो एक मास जो वर्क फोर्स होती है उससे काम करवाया जाता है, ताकि आपके माइंड के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके, ताकि आप ओवर डिलीवर करो, डेडलाइंस को मीट करो, और जिससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ पाए। तो आपको ये स्ट्रैटेजी समझनी बहुत जरूरी है, और मैं इस पर एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसके ऊपर हम बात करेंगे इन प्रॉब्लम्स के ऊपर कि कैसे आप इन प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकते हो। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करेंगे और क्लैरिटी, मतलब पूरी क्लैरिटी के साथ बात करेंगे। हम कोई भी हवाबाजी नहीं बात करेंगे जो कि दूसरी वीडियोस में हो रही है, क्योंकि कुछ वीडियोस में ये बोला जा रहा है कि अगर आपको ज्यादा काम दिया जा रहा है तो आप नो बोल दो, आप मना कर दो। अरे भाई, अगर तुम नो बोल दोगे तो आपको पीआईपी में डाल देगा, आपको निकाल देगा जॉब से। तो आप वहां पर काम नहीं कर रहे हो, तो इंडिया में इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कि जिस काम को आप कर रहे हो, अगर आप उसको करने से मना कर दोगे तो आपकी जगह 10 लोग बैठे हैं उस काम को करने के लिए।
तो उसमें प्रैक्टिकल एडवाइस कहाँ हो? तो क्या सिर्फ नो बोलना प्रैक्टिकल एडवाइस है? नहीं, सिर्फ नो बोलना प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं है। तो हम जो दूसरी वीडियोस आएंगे उसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे एक प्रॉब्लम है, कैसे ये सॉल्यूशन है, और कैसे हम उस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि आपकी लाइफस्टाइल बेटर हो सके और उस चीज के ऊपर आगे बढ़ सके। तो इस वीडियो में मैंने जस्ट आपको एक क्विक वे में आपको समरी दी है कि कंपनीज कैसे कैसे इन स्ट्रेटजीज को, टॉक्सिक स्ट्रेटजीज को यूज करती हैं, जिसकी वजह से कंपनीज के अंदर टॉक्सिक वर्क कल्चर काफी एम्ब्रेस होता है, टॉक्सिक टीम बन जाती है, और उसके बाद एम्प्लॉय स्ट्रेस में रहते हैं, इश्यूज में रहते हैं, मेंटल इश्यूज उनके खराब हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज के ऊपर उनके ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है, और सारा दिन काम करते 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 उनके हेल्थ इश्यूज की ऐसी बैंड बज जाती है कि सुसाइडल थॉट्स तक आने शुरू हो जाते हैं। मतलब और ना फैमिली को टाइम दे पाते हैं, रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप खराब हो जाता है, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, दूर दूर अपने घर से रहते हैं, अकेले रहते हैं, अकेलापन और ओवर स्ट्रेस की वजह से उनकी लाइफ की पूरी बैंड बच जाती है, और जितना कॉम्पेंसेशन उनको मिल रहा होता है वो भी सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि उनसे ओवर वर्क करवाया जा रहा है, ओवर टाइम करवाया जा रहा है, जिसके पैसे भी उनको नहीं दिए जा रहे हैं, और उसका कहीं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है कि वो ओवर टाइम काम कर रहे हैं, क्योंकि मैनेजर से बोलते हैं कि आप इससे ज्यादा घंटे का चार्ज मत करना। तो इस वजह से ये इश्यूज हैं जो कि बहुत ज्यादा मतलब जड़ों तक फैल चुके हैं, और इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे ताकि आपकी लाइफ बेटर हो पाए। एक प्रैक्टिकल अप्रोच हम आगे आने वाली नौकरी की जो सीरीज है वो उसमें हम लेके आएंगे। तो एक नौकरी की प्लेलिस्ट जरूर स्टार्ट होगी। तो मिडिल क्लास चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये चैनल के ऊपर हम कड़वा सच में हम बात करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और हम आपको पूरी क्लैरिटी देते हैं और आपकी लाइफ को बेटर बनाते हैं। थैंक यू सो मच।